What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, आप लोगों ने कई बार देखा हो, कई सारे जो लोग हैं आप लोगों की पीठ पीछे आप लोगों की बुराई करते हुए नजर आते हैं और कई सारी बातें जो है वो आप लोगों के सामने भी आती हैं। तो इन चीजों को दिल पर लेकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस इंसान ने बुराई की है उसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि किसी इंसान को आपके अंदर कोई बुराई नजर आ रही है। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई बुराई आ रही है तो ये आप लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए और मजबूर करती है कि जिंदगी में कुछ और अच्छे करने का टाइम आ गया है। अगर हर एक इंसान आप लोगों की तारीफें करता रहेगा तो फिर आप लोगों को लगेगा कि यार कंप्लीट तो है लाइफ, और क्या चाहिए, पूरा सेटिस्फेक्शन तो है, और इसके अलावा क्या अचीव करना है। पर लेकिन जैसे ही किसी ने बुराई कर दी, आप लोग के एंटीना खड़े हो जाएंगे। आप लोग सोचने लगेगा आखिर ऐसा क्या हो गया यार, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, पता नहीं यार कौन कौन यही सारी बातें बोल रहा होगा। आप लोग उसको सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप लोग सोचना स्टार्ट करते हैं किसी भी ऐसी चीज के बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग उस चीज को करने की भी कोशिश करेंगे कि यार कोई ऐसा ना करे। तो अगर किसी ने बोल दिया कि यार तुम्हारी बॉडी पे ना फैट चढ़ा हुआ है, तुम ना थोड़े मोटे हो गए हो, ठीक है, तो तुरंत आप लोग अपने माइंड को बोलोगे कि यार अब ना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो आप लोग कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम ये एक ट्रैक पर रखने का भी काम करती हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा पर्सन आप लोग के बारे में कुछ बोल रहा है तो हमेशा उसे अपने पास रखिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो आप लोगों को इंप्रूव करने में आप लोगों को हेल्प करेगा, अगर आप लोग अपने आप को इग्नोर करते हुए आ रहे हो तो। और ये जिंदगी में इंप्लीमेंट कर देखिए, आप लोग काफी आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाओगे। ये छोटी छोटी सी बात होती है, वो नहीं है शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें, पर लेकिन देखने में छोटी हैं, जब इंप्लीमेंटेशन करने की बात आएंगी तो यही बातें काफी बड़ा इंपैक्ट डालकर जाएंगी। काफी प्यारा और शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है, पर आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। ये है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, मैक्सिमम जो हम लोग कवर करेंगे, मतलब ये तो कवर करेंगे, इसके अलावा और भी काफी कुछ कवर करेंगे। एक नजर डाल लेते हैं क्या क्या कवर करना है। क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और बिना ऑप्शन के क्वेश्चन का आंसर देना सीख लिया, एग्जाम हलवा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों को बताया कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से चूज करना है, तो मजे ही बल्ले बल्ले हैं। फिर बात की जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। आप लोगों से पूछो अगर वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करिए। चलिए, जब तक न्यूज आएगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा न्यूज के अंदर डिटेल में इसके बारे में। आप लोगों से पूछो अगर वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है तो आप लोग क्या बोलेंगे। इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लिया भाई साहब वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताओ, यार शब्द तो सुना सुना है पर लेकिन पता नहीं क्या होता है। और इसी के साथ में एक और बात पूछ ली कि सुना है कि पॉलिटी में बड़ा इंटरेस्ट है आपका। जी हाँ बिल्कुल, बताइए अच्छा कौन सी लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। आप लोग बोलेंगे यार ये तो पढ़ा तो था पर लेकिन भूल गए। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो भाई साहब यहां से बन जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे तो आंसर देकर निकल जाएंगे। अभी यहां पर बात की जा रही है चाइना के एक पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट के बारे में, उसका नाम आप लोगों को बताना है। इसको बोला जाता है द डिलीवरी गाय फॉर चाइना स्पेस स्टेशन, यानी कि चाइना के स्पेस स्टेशन में काफी बड़ा रोल प्ले इसके द्वारा किया गया है, इसलिए इसको डिलीवरी गाय भी बोला गया है यहाँ पर। ये तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर महादेई, या फिर इसको यहाँ पर मांडोवी रिवर, इसको यहाँ पर महादेई और इसी के साथ में महादेई, मतलब स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है, रिवर के नाम से भी पुकारा जाता है। और एक राज्य की लाइफलाइन बोला जाता है इसको। तो वो राज्य कौन सा है, काफी इंपोर्टेंट राज्य है, काफी छोटा सा राज्य है हमारी कंट्री का, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी ऐसी है ना, आप लोग किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य में जो उस राज्य की लाइफलाइन है, लाइफलाइन का मतलब क्या होता है, काफी हद तक उस राज्य में इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर चीजें डिपेंड है, तो लाइफलाइन उसी को तो बोला जाएगा। जैसे आज की डेट में अगर आप लोग बोलिए कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से चीजें जिंदा चल रही है, ठीक है, जैसे कि आज के डेट में आप लोग मान लीजिए जॉब तो लगी नहीं है, तो आप लोगों की जो लाइफलाइन है वो क्या है, आप लोग के पेरेंट्स है, क्योंकि उन्हीं की जो कमाई है उसके ऊपर आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसलिए वो आप लोगों की लाइफलाइन होगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग बताइए कौन से राज्य के बारे में बात की जा रही है, न्यूज में है तो बात जानेंगे इनके बारे में कुछ बातें। आगे यहां पर जो बात की जा रही है, रिसेंटली अभी एक ऐसी कंट्री है यूरोप की जिसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया, और पहली बार एक्सेप्ट किया गया ये कि जो जिनोसाइड किया गया था, जिनोसाइड मतलब नरसंहार, यानी कि बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी इनके द्वारा। यहां पर जो बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है यहां पर, ये है बेसिकली हीरोर, ठीक है, हीरोर, और इसी के साथ में है नामा ट्राइबल कम्युनिटी की काफी लार्ज स्केल पर यहां पर हत्या की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ये जो कंट्री थी यहां पर रूल कर रही थी, ये कॉलोनी थी यहां पर, जो यहां पर नामीबिया है। यानी कहने का मतलब ये, जैसे हमारी कंट्री में अंग्रेज रूल करके गए ना, और हम लोग अंग्रेजों का प्रोटेस्ट करने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे, तो हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग जिस तरीके से जलियांवाला बाग कांड आप लोग देखते हैं, ये हरकतें थी अंग्रेजों की, गंदी हरकतें जिनको आप लोग बोल सकते हैं, तो ऐसी ही हरकत यहां पर की गई और उसको अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। अब जाकर उसको रिकॉग्नाइज किया गया और नामीबिया में यहां पर हेल्प करने की बात की जा रही है लोगों की। तो 90s में यहां पर देखने को मिलती है चीजें, समझेंगे इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आगे बात कर लेते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री का, और इसी के साथ में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट आरएमआई, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आरएमआई इंडिया न्यू रिपोर्ट। किसके बारे में है यहां पर, ये है बेसिकली फास्ट ट्रैकिंग जो फ्लाइट यानी कि जो सामान लाने ले जाने का काम होता है
इन इंडिया तो रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव जो गुड ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए आज की डेट में मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में से एप्पल है, ठीक है, उनको लेकर आना है हम लोगों को साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसको लाने में कम से कम खर्चा लगेगा, तभी तो मार्केट में उसका प्राइस कम होगा। एप्पल का अगर लाने में बहुत ज्यादा खर्चा लग गया तो एप्पल का प्राइस भी महंगा होगा। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव रखना है ट्रांसपोर्ट का जो आने ले जाने का सामान होता है, ताकि जनता पे इंपैक्ट ना पड़े और इन्फ्लेशन ना बढ़े, यानी कि महंगाई ना बढ़े। तो सारी चीजें देखने को मिलती है। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा 7वां नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया है। तो आसाम के द्वारा जैसे ही नोटिफिकेशन दिया गया तो यहां पर इंडिया के अंदर यहां पर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हो गए आसाम के अंदर में। 12 है सबसे ज्यादा, कौन से राज्य में आप लोगों को बताना है, और 9 है अंडमान निकोबार में। यानी कि इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन जाता है अगर कोई रिसेंटली न्यूज में है। देखिए नेशनल पार्क सारे तो कोई आप लोगों से पूछ नहीं से रहा, ठीक है। अगर आप लोगों के राज्य में कोई न्यूज में तो स्टेट पीसी से पूछ लेगा, नेशनल लेवल पर भी कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो वही बनेगा जो नेशनल लेवल जो एक तरीके से न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वही चीजें आप लोग ज्यादातर याद रखिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उन चीजों की जो कि यहां पर आप लोग की न्यूज में है। बोलेंगे कि यार नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ गया, कि यार पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया तो थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रख के चीजों को सुना कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जिसको बोला गया यहां पर WESO, ठीक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटपुट रिपोर्ट जो है यहां पर ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इवन आंसर राइटिंग में भी अगर कुछ लिखने के लिए आता है ना तो वहां पर भी आप लोग इसमें से कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में। बात की जा रही है कंट्री के बारे में, वो रिसेंटली अभी यहां पर चेयरमैनशिप लिए बैठी है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2020-21 के लिए। तो ये महान कंट्री कौन सी है, इसका नाम बताइए। इसी के साथ में फर्स्ट एवर यानी कि पहली बार संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन एग्जीबिशन किया गया, जिसमें जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है उसको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात की गई, उसके एक्सपीरियंस शेयर किए गए। तो ये किसके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था। तो ये काफी प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसलिए रेगुलर लेक्चर सुनने का फायदा क्या होता है, यही तो होता है कि कई सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो जाती है, फिर जब भी एग्जाम में जाकर बैठोगे तो एक बार भी चीजें अगर याद आ गई तो बल्ले बल्ले है। तो इसी तरीके से बल्ले बल्ले करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में, और बात की जा रही है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चों के द्वारा जो भी यहां पर काम कराया जाता है उनको जिस टाइम पर उनकी पढ़ने की उम्र होती है तो उसको नॉर्मली चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अगर बात करें यहां पर अपनी कंट्री में अगर बात करिए 18 साल से नीचे के नॉर्मली देखा जाता है, पर लेकिन 6 से 14 साल के बीच की कंपलसरी एजुकेशन रख दी गई है। तो 14 साल से नीचे के बच्चों को तो कभी भी किसी भी इस तरीके एक्ट में नहीं डालना है। इवन अगर बात की जाए चाइल्ड लेबर के बारे में तो याद रखिएगा हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 24 जो है यहां पर ये बात करता है चाइल्ड लेबर को कभी भी आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करना है, यानी कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पर बच्चों को आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड लेबर को रोकना है, क्या क्या एफर्ट उसके लिए लेना है और क्या क्या करने के लिए उसको एलिमिनेट करना है, यानी कि खत्म करना है कोई भी यहां पर बच्चों के लिए जो लेबर का काम नहीं होना चाहिए। इसी के चलते यहां पर जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया गया, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG आप लोग बोलते हैं, 2015 में अडॉप्ट किया गया और 2030 तक का यहां पर कई सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो इसमें भी चाइल्ड लेबर को जो बेसिकली फोकस दिया गया है। अगर आप लोगों से पूछे, चलिए आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर देखिए। टोटल 16 डेवलपमेंट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जहां पर चाइल्ड लेबर के बारे में बात करेगा, चलिए देखता हूं कौन बताता है। तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताइए और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर बात की जाए यहां पर 2021 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 2021 को यहां पर इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर की तरीके से देखा गया है, यानी कि चाइल्ड लेबर को बोला गया है कि खत्म करना है। तो इसके लिए पूरा एक साल डेडिकेट यहां पर कर दिया गया है ताकि चाइल्ड लेबर को खत्म किया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऐसे भी। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी तो आप लोग आराम से उसका आंसर दे पाओगे। तो ये इस तरह क्वेश्चन आप लोग जरूर देखा कीजिए। और अगर चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। पता चला कौन सा है यहां पर ये, यहां पर जो गोल नंबर 8 है, यहां पर ये बात करता है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है कि चाइल्ड लेबर जैसी चीजों को आप लोग को रोकना है, ठीक है। और अगर यहां पर जस्टिस नहीं मिलता है तो फिर बच्चों के लिए जस्टिस की भी बात यहां पर की जाती है। तो ये 16 है, तो 8 दूनी 16, तो ये दो आप लोग याद रख लीजिएगा, तो आप लोगों के क्वेश्चन कई सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी प्यारी बातें। आइए अब कुछ समझते हैं शॉर्ट न्यूज, और इसके बाद में फिर बड़ी न्यूज देखेंगे। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। तो शॉर्ट न्यूज के ऊपर सबसे पहले नजर डालते हैं।
सबसे पहली जो शॉर्ट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। तो इसके द्वारा यहां पर अनाउंस किए गए अभी रिजल्ट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ये दिसंबर में हुआ था 2020 में। तो इसके चलते यहां पर जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम की बात की जा रही थी, यहां पर सेशन इसका देखने को मिला, तो उसको आगे लेकर चलना है। और यहां पर बेसिकली जो काम किया जा रहा है यहां पर ये क्राफ्टमैन, जिसको कारीगर बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कीम जो है यहां पर ये गवर्नमेंट के द्वारा 1950 में लॉन्च की गई थी। आखिर किस लिए? ताकि हमारी कंट्री में लोगों को स्किल प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसके चलते 50, आप लोगों ने नाम सुना होगा ITI, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट यहां पर बनाए गए ताकि हमारी कंट्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर कोई बीटेक कर रहा है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा नहीं होती है, पर लेकिन अगर ITI से कोई निकल के आ रहा है उसको सारी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो इसलिए यहां पर इनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा जहां प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए अगर कोई, जैसे कि किसी ने ITI कर रखा है तो उसको डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कई बार, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर वेरियस वोकेशनल ट्रेड की बात की जा रही है। वोकेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों को कोई पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेन किया जाए, ठीक है। आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन बनना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो काम आप लोगों को करना है उसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए, तो होती है वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। एक तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा कि हाँ पर्टिकुलर ये चीजें और उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है एक तरीके से, यानी कि ट्रेनिंग जो इंफेसाइज करे कि स्किल प्रोवाइड करानी है, फिर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज करनी है आप लोगों को, जिस पर्टिकुलर जॉब को आप लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई इलेक्ट्रीशियन बनना है तो उसके बारे में आप लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए, उसी के बारे में आप लोगों को नॉलेज दी जाए कि हाँ इंसान को इलेक्ट्रीशियन बनना है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है उसी डायरेक्शन में आप लोगों को स्टार्टिंग से ही गाइड करने लगती है। इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है यहाँ पर? ये तो यह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो यहाँ पर ट्रेनिंग है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो नॉर्मल सी बात है यार, कॉमन सेंस है, स्किल के जो कि मिनिस्ट्री स्किल से रिलेटेड होगी तो उसी के अंडर में आएगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ जो यहां पर डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की बात की जाती है, तो इसी के अंदर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो है ना प्यारी न्यूज। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में एक बार फिक्स हो जाएगा ना, तो ये सारी चीजें फिर आप लोगों को आसान लगने लगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। आखिर यहां पर मैंने बोल दिया अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है और मिलकर इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर स्किल वर्कर डिफरेंट लेवल में प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो ये फोकस किया जा रहा है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सी लिस्ट में आता है यहां पर ये, तो सीधी सीधी बात है कि संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर जो सब्जेक्ट होगा उसमें सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें स्टेट काम करेगा और इसमें ओनली सेंटर काम करेगा। तो सीधी सीधी बात हो गई कि वोकेशनल अगर ट्रेनिंग के बारे में बात की जाए तो वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग जो पर्टिकुलर बंदे की अगर ट्रेनिंग की जा रही है तो सेंटर पर भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्टेट पर भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट इसको बना दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कॉमन सेंस के साथ में। आइए आगे चलता हूं, चाइना के बारे में बात करते हैं। और चाइना काफी एक एस्पायरेशन से भरी हुई कंट्री है, आज के डेट में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है। तो कुछ बातें यहां पर हम लोग चाइना के बारे में करेंगे। तो यहां पर जो सबसे पहले जो बात की जा रही है चाइना के बारे में, यहां पर तिएनजाओ जो 2 है, यहां पर ये बेसिकली कार्गो स्पेस क्राफ्ट है, जो कि यहां पर इसको डिलीवरी गाय फॉर चाइना स्पेस स्टेशन बोला जाता है। यानी कि चाइना का जो स्पेस स्टेशन है यहां पर उसमें काफी कुछ यहां पर डिलीवर कर रहा है। आप लोग बोलेंगे चाइना का स्पेस स्टेशन कहां से आ गया? जी हां, चाइना स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अकेला स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम दिया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ISS इसको बोला जाता था। तो ये कब बनाया गया था? ये 1998 में बनाया गया था। जब ये बनाया गया यहां पर इसके बारे में आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 5 पांडव के द्वारा मिलकर ये बनाया गया था। 5 पांडव मतलब महाभारत वाले पांडव नहीं, जो दुनिया के पांडव हैं यहां पर पांडव यानी कि 5 एजेंसी थी स्पेस की। एक तो थी नासा, ये है नासा USA की स्पेस एजेंसी। एक थी यहां पर रोसकोसमोस जो है वो रशिया की स्पेस एजेंसी है। एक यहां पर JAXA, ये है जापान की स्पेस एजेंसी। एक है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एक है CSA यानी कि कनाडा स्पेस एजेंसी। तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये स्पेस स्टेशन बनाया गया था। पर लेकिन अभी इसके दिन पूरे होने वाले हैं, लगभग मुझे लग रहा है शायद आई थिंक 2026 तक यहां पर शायद, या 25 तक आई थिंक, मैं कंफर्म न्यूज को एक बार चेक कर लीजिएगा, बताइएगा आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। तो ये यहां पर इसका टाइम पूरा होने वाला है। तो इसी के चलते रशिया के द्वारा बोला गया कि वो अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, ठीक है। चाइना ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर ही रहा है, तो इसके कई सारे ये प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं। तो यहां पर चाइना बोल
बोला है कि ये यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर शेंगजाऊ अभी यहां पर 12 ये अभी यहां पर मिड जून में लॉन्च किया जाएगा। तो कई सारे ऐसे काम चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि स्पेस में अपना एक धाक जमा सके। आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था, अभी यूएसए ने भी अच्छे खासे पैसे दिए ताकि डिजिटल फील्ड में चाइना को पीछे छोड़ सके, पर लेकिन चाइना है कि हाथ आने वाला नहीं है जिस तरीके से अभी फिलहाल सिचुएशन चल रही है। तो इसको लेकर कई बार चाइना न्यूज में भी रहता है कि चाइना काफी एग्रेसिव वे में इस तीन चीजों को यहां पर आगे लेकर चल रहे हैं ताकि टैकल किया जा सके किसी भी तरीके से यहां पर जो भी आज के डेट में इसके सामने आता है। यानी कि यूएसए के बारे में अगर आप लोग बात करें तो यूएसए को एक अच्छी खासी टक्कर देता हुआ चाइना नजर आ रहा है हर एक फील्ड के अंदर। एक और छोटी सी बात, नॉर्मली जो बात करते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये जो स्टार्टिंग में बनाया गया था ये ओनली 15 साल के लिए बनाया गया था। तो 15 साल तो बहुत पहले इसको कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर 2013 में 15 साल इसको कंप्लीट हो चुके थे, पर लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी शायद 2030 तक का इसका टारगेट रख 2028 तक का शायद या फिर 30 तक का हो गया। तो अभी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, आगे और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये ठीक ठाक काम कर रहा है, सारी चीजें अच्छी से चल रही है। तो अभी यहां पर शायद नासा के द्वारा इसको 2030 तक इसको बोला गया है शायद, ठीक है। वैसे कोई बोल रहा है कि 2024 तक देखते हैं आगे कैसे लेकर चलने हैं। तो यहां से रसिया ने जब बाहर निकलने की बात की तो उस टाइम पर ये न्यूज में आ गया था। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। ये डेट आप लोग चेक करना, शायद 30 भी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है। या फिर इसको बोला गया था कि कब तक इसका टाइम ड्यूरेशन, मतलब एक लाइफ एक्सटेंशन शायद इसको दिया गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको जाकर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो बाकी चाइना यहां पर काम कर ही रहा है और रसिया अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया के बारे में बात करें तो 6 से 7 साल में इंडिया भी बोल रहा है कि अपना भी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम लोग लॉन्च करेंगे। आखिर फायदा क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का? देखिए यहां पर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ठीक है, ताकि उनको फिर आगे भेजा जा सके। तो इसके चलते यहां पर काफी एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है ताकि आगे के जो स्पेस मिशन है उनको एक अंजाम पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो इसी के लिए यहां पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है इडेबल ऑयल के बारे में। जो तेल वगैरह आप लोग जो खाते हैं सब्जियों में जो पकाते हैं, या फिर कोई आप लोग जैसे कि देखे ना कि आप लोग समोसे पकौड़े ये सब चीजें जो एंजॉय करते हैं, तो आज की डेट में बात करें तो इनको इडेबल ऑयल यानी कि खाने वाला तेल बोलते हैं। तो इनके प्राइस काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे कि बात करें ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, वनस्पति सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम जो ऑयल हो गया यानी कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, ताड़ का तेल। तो ये सारी जो चीजें यहां पर अभी रिसेंटली 20 से लगभग यहां पर 56% तक इनके प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये बात की गई डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा, यानी कि ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए एक तो कई सारी बातें बोली गई हैं। एक तो जिसकी वजह से लोगों का जो इनकम लेवल बढ़ रहा है तो उनका हैबिटेट का एरिया जिस तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे गांव वाले एरिया में आप लोग आज के डेट में भी जाएंगे तो सरसों का तेल यूज किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। देखा होगा सब्जियां वगैरह छोंकने के लिए या फिर कुछ भी, कई जगह तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पराठे वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी ऑयल डालते हैं सरसों का, ठीक है, तो उसको बनाते हैं। तो ये एक तरीके से आप लोग अगर बोले गलत है सही है, तो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आज की डेट में आप लोग देखिए घी के नाम पर बहुत सारी उल्टी सीधी एड चलाई जाती है, क्योंकि पता है अगर आप लोग पुरानी चीजें उठाकर देखेंगे तो घी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी लाइफ का। पर लेकिन जैसे जैसे जो नई नई कंपनी आ गई है, अब नए नए आप लोगों को रिफाइंड ऑयल देखने को मिलेंगे, बोलेंगे यार इसके अंदर फैट पाया जाता है, ये होता है वो होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आप लोगों को इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरीके की बैड एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जो घी वगैरह हो गए या ये सरसों का तेल हो गया इनका, ताकि जो लोग हैं इनको छोड़कर रिफाइंड के ऊपर कूद जाए। तो ये सारी चीजों से आप लोग बच के रहिए, क्योंकि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं अगर वहां पर सरसों का तेल यूज किया जाता है, वहां पर सरसों उगाई जाती है, उसमें से तेल निकाला जाता है, तो आप लोग आराम से सरसों का तेल आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट कौन सा खाना है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग जैसे आज के डेट में आप लोग मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहते हैं, तो वहां पर लोकल एरिया में आप लोग अच्छे से एप्पल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये नहीं कि चाइना से लाकर कीवी खाना है आप लोगों को, नहीं, अपने लोकल एरिया में जो उगाया जाता है ना उसी के हिसाब से हमारा शरीर रहता है, उसी के हिसाब से हम लोग वहां पर ढले होते हैं। तो जो लोकल एरिया में जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो सारी चीजें आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल एंजॉय किया जा सकता है, साउथ इंडिया में आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं जिस तरीके से कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो नेचर के हिसाब से आप लोगों के पास में है, तो जो भी जिस एरिया में आप लोग रहते हैं उस एरिया में जो उगता है उसको आराम से बिंदास एंजॉय कीजिए। किसी भी ऐसे बैड एडवर्टाइजमेंट के पीछे आप लोग न पड़िए जो आप लोगों को बोले कि रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दो, ये वो सब चीजें, ठीक है। तो ये अपनी पब्लिसिटी यहां पर इनकी देखने को मिलती है। अगर कोई आप लोगों से बोले कि दूध पीने से फैट बढ़ता है तो ये फालतू की बातें, उससे डिस्टेंस बनाकर रखिए।
ये सारी चीजें यार नेचुरल चीजें पहले से ही आप लोग खाते पीते इनको आए हैं। अगर गांव से आप लोग रहते हैं, घी दूध दही इन्हीं पे लोगों की जिंदगी चलती थी, पर लेकिन आज की डेट में वहां पर भी रिफाइंड ऑयल यूज होने लगे हैं कई जगह। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वो बताएंगी। आप लोग कभी ये नहीं कहेंगे एक्सरसाइज कर लो, आप लोगों को ये कहेंगे प्रोटीन खा लो यार, ठीक है। मतलब आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आप लोगों को रास्ता नहीं बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, काफी दिनों की बात हो गई। यहाँ पर एक डॉक्टर से मिलने गया था, तो उस टाइम पर क्या दाद नहीं हो जाता है पैर के नीचे, जैसे कि मतलब थोड़ा सा जब पैर में कई जगह दाग हो जाते हैं। तो मैंने उससे जाकर बात की, तो मैंने बोला कि मैम ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो बोल रही है कि मतलब कि एक तरीके से एक तो पसीने जाते जिस इंसान को आते हैं उसको ये नॉर्मली चीजें देखने को मिल जाती है। इससे मुझे काफी पसीने आते हैं, ठीक है। जैसे पसीना आया तो जो पैंट है या फिर जो जैसे कि अंडरवियर वगैरह वो गीला हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि इससे मान लो बाहर चले गए कहीं लंबे समय तक घूम रहे हैं कहीं इधर उधर, तो उसकी वजह से कई बार जो गीलापन होता है उसकी वजह से दाद वगैरह हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि दवा, मैंने कहा मैम काफी दिनों से दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है इसमें, ओनली आप लोग क्या करिए नारियल का तेल लगाइए, ठीक है। तो ये एक नेचुरल सॉल्यूशन हो गया। वैसे तो बांध की मुझे दवाइयां भी दे सकती थी और आराम से खाता मैं मजे में, बल्कि आते टाइम मुझे लगा कि यार फीस तो ले लिया 800 रुपए, मैंने कहा इसने तो बताया नारियल का तेल लगा ले। पर लेकिन फिर जब सोचा मैंने कहा यार अच्छा तो है, पता चला दवाई भी बांध कर देती तो वो भी खानी पड़ती, बिना सर पैर वाली चीज हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सही इंसान है वो आप लोगों को जेन्युइन सलाह देगा हमेशा। और ये सारे जो भी है प्रोडक्ट बेचने वाली जब बात आती है तो वो सारी जेन्युइन चीजें साइड में रख देते हैं, बस उनको प्रोडक्ट दिखाई देता है कि प्रोडक्ट बेचना है बस, ठीक है। तो मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, ये डिस्काउंट रिफाइंड तेल पर ये ले लो, उसके साथ में एक जो सीसी के साथ में दूसरी फ्री चल रही है, ठीक है। इसके अंदर तो विटामिन प्रोटीन भी डाल दिया, अब तो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं। तो इन सब चीजों से डिस्टेंस बना के रखें, नेचुरल लेवल पे जो भी चीजें रहती हैं उनको एंजॉय करिए अच्छे से। ये सारी चीजें ये हैं जिसकी वजह से इनका भाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमारी कंट्री में एक नई अभी मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी जिसको बोलते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। पहले इसको मिनिस्ट्री किस नाम से जानते थे, अभी यहाँ पर जब इसका नाम चेंज किया गया, चलिए आप लोग बताइए, कई बार बता चुका हूं अब तो याद हो जाना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अभी इनके द्वारा एक फ्लोटिंग यहाँ पर सेकंड बेसिकली यहाँ पर ये फ्लोटिंग जो जेटी है ये बनाई गई है। फ्लोटिंग जेटी क्या होती है, देखिए मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर अगर पानी जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, अच्छा खासा, पर लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पानी है कि यहाँ पर जमीन है नीचे, तो जहाज यहाँ तक नहीं आ पाएगा, वो यहां पर अट जाएगा नीचे। तो इसलिए यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न बनाया जाता है ताकि वहां पर कोई सामान आ रहा है तो उसको उतारा जा सके, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये फ्लोटिंग ऐसी चीजें बनाई जाती है ताकि आराम से पैसेंजर भी आ जा सके, तो टूरिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी यहां पर। तो ये अभी सेकंड यहां पर बनाई गई है, ठीक है। तो ओल्ड गोवा और पणजी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और नेशनल वाटरवेज जो 68 है जो कि यहां पर मांडोवी रिवर के साथ में कनेक्ट है, वहां पर आप लोगों को ये नजर आएंगी। तो मांडोवी रिवर जो है गोवा के अंदर है, उसको लाइफ लाइन भी बोला जाता है गोवा का, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर नेशनल वाटर 68 यहाँ पर इसी के साथ में कनेक्ट है, जो कि यहाँ पर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फरवरी में पणजी के अंदर यहाँ पर ये ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, अभी सेकंड यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। तो इससे ट्रांसपोर्ट कोई सामान ले जाना है यहाँ पर, अगर जहाज में आराम से रखना है उसको रखा जाएगा। कोई पैसेंजर जा रहा है अगर यहाँ पर वाटरवेज के थ्रू वो भी जा सकते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, आज के डेट में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सामान लाना और ले जाना सबसे ज्यादा सस्ता कहां पर पड़ता है और सबसे ज्यादा महंगा कहां पर पड़ता है, तो सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है वाटरवेज के थ्रू यानी कि पानी के थ्रू। दूसरे नंबर पर पड़ता है यहां पर रेलवेज के थ्रू, तीसरे नंबर पर पड़ता है रोडवेज के थ्रू, चौथे नंबर पर पड़ता है एयरवेज के थ्रू। तो यहां पर जैसे आप लोग ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो ये महंगा होता चला जाता है। आंसर राइटिंग में ये आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो इनको यूज कर सकते हैं ढांचागत विकास में। अगर आप लोगों को सामान को लाना और ले जाने का भाव अगर कम करना है, जैसे मैंने बोला था ना अभी कि अगर हम लोग प्रोडक्ट एप्पल लेकर आ रहे हैं साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से, तो उनका भाव बढ़ जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा जो डीजल वगैरह खर्च कर उनको लाया जाएगा। सोचिए अगर उनको किसी तरीके से जुगाड़ किया जाए कि पहले उनको ले जाया जाए गुजरात में और वहां से फिर उनको वाटरवेज के थ्रू यहां पर ले आए, तो उससे काफी कॉस्ट जो है उनकी सस्ती बढ़ सकती है। तो इस तरीके से या फिर इंडिया के अंदर ही जो नदी रिवर है उनके थ्रू हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर दें कि वाटरवेज की तरीके से सारी चीजें चलने लगे इंडिया के अंदर ही। चाइना हो गया, यूएसए हो गया, काफी लार्ज स्केल पर वाटरवेज यूज किया जाता है, पर लेकिन हम लोग चीजों को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसी कई सारी चीजें आप लोग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी है वो कंट्री जिनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया पहली बार जिंदगी में कि हां हमारे द्वारा ही यहां पर जो हिरेरो और इसी के साथ में यहां पर नामा ट्राइबल कम्युनिटी थी नामीबिया के अंदर, यहां पर हमारे द्वारा नरसंहार किया गया था। लगभग मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो हजारों लोगों की यहां पर जान गई थी उस टाइम पर। जिस यहां पर हजारों लोगों की, मुझे लगता है 10,000 के करीब जो लोग थे उनकी लगभग यहां पर जान चली गई थी उस टाइम पर, 10,000 या फिर 15,000 के करीब, ठीक है।
तो इसके चलते जो बैटल हुई थी यहाँ पर कई सारे लोगों की जो जान गई थी, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो जर्मन जो फोर्सेज है उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया कि उस टाइम पर ये हमारी कॉलोनी थी और उस टाइम पर यहाँ पर दंगे थे, हमारे खिलाफ दंगे हो रहे थे, तो उसको सप्रेस करने के लिए हमारे द्वारा ये स्टेप उठाया गया था। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 1904 से 1908 यानी कि 1904 से लेके 1908 में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी। अभी यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं उनकी जान चली गई थी। तो यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर है, बेसिकली ये बात की जा रही है नामीबिया की, ठीक है। तो नामीबिया कहां पर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अंगोला हो गया यहां पर, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर ये जो टच कर रहा है बॉर्डर, यहां पर ये जाम्बिया के साथ भी टच कर रहा है और जिम्बाब्वे के साथ भी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। यहां पर हो गया बोट्सवाना और यहां पर हो गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर ही होता है लिसोथो और इसी के साथ में यहां पर इस्वातिनी। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इनके बारे में याद रखते हैं। विंडहोक यहां पर इसकी कैपिटल है और ये सदर्न अटलांटिक ओशन में आप लोगों को इसका बॉर्डर नजर आएगा। तो ये एक बेसिक एरिया भी आप लोगों के सामने हो गया, जिसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को आंसर देने होते हैं, ठीक है। जिस एरिया में जैसे पक्षी पाए जाते हैं उससे पता चल जाता है कि उस एरिया में जो पेड़ वगैरह कैसे हैं, दूसरी तरीके की वहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अगर कोई पेड़ की प्रजाति है जिस पर कई सारे पक्षी रहना पसंद करते हैं, अगर वो घट जाएगी तो उस एरिया में फिर पक्षी की भी संख्या आप लोगों को घटती हुई नजर आएगी। तो उत्तराखंड में अभी यहाँ पर कई सारी जो एंडेमिक बर्ड है उनकी संख्या आप लोगों को जो है वो घटती हुई नजर आएगी। इसका मेन रीजन जो बोला गया है ये है यहाँ पर पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ओक डोमिनेटेड जो फॉरेस्ट है यहाँ पर ये उनकी कमी होती नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट की कई सारी चीजें वो सब चीजें। तो ड्रास्टिक लॉस देखने को मिला जो बर्ड स्पीसीज है यानी कि जो चिड़िया की प्रजातियां उनमें भी यहां पर काफी ज्यादा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो 6 मेजर जो लैंड यूज टाइप यहां पर अगर बात की जाए इंक्लूडेड नेचुरल ओक फॉरेस्ट के बारे में बात करें, इसी के साथ में यहां पर डिग्रेडेड ओक फॉरेस्ट के बारे में बात करें जो कि यहां पर लाइटली यूज होता है, इसी के साथ में लूप्ड ओक फॉरेस्ट के बारे में बात करिए काफी लार्ज स्केल पर यूज होता है, पाइन फॉरेस्ट या फिर एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड एरिया साइट। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके चलते यहां पर जो चीजें हैं यहां पर जो बर्ड्स की वगैरह अगर बात करिए संख्या कम होती जा रही है और ये आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलेगा, ना कि ओनली इंडिया में। तो इनके ऊपर भी काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना एक हम लोग पढ़ा करेंगे किताबों में कि यार उस टाइम पर ना वो वाली चिड़िया पाई जाती थी, ठीक है। आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज की डेट में भी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर बोला जाए जैसे कि तोते वगैरह हैं काफी कम देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर कि जैसे कि चील वगैरह हैं काफी कम देखने को मिलेगी, गोरैया वगैरह काफी कम देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें कम होती ही जा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा दिक्कत होगी अगर इसी तरीके से पैटर्न चलता रहा तो। ओके, इंटरनेशनल न्यूज है काफी प्यारी और डिटेल में कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब डिटेल में न्यूज आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। बात की जा रही है चाइना और आसियान मीटिंग के बारे में। आसियान का हाथ लेकर, आसियान का हाथ थामकर चाइना चाहता है कि आज की डेट में वर्ल्ड में अपने आप को एक लीडर की तरीके से सामने निकाल कर लेकर आए। आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्री है जिनको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, जो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये आसियान की फुल फॉर्म है। अभी यहां पर 30वीं एनिवर्सरी चाइना आसियान के जो डायलॉग की सेलिब्रेट की गई। यहां पर डीप इकोनॉमिक टाई की बात की जा रही है, इसी के साथ में जो रीजनल एंगेजमेंट की बात की जा रही है ताकि यूएसए का जो दबदबा है वो कम किया जा सके, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी क्वाड ग्रुप का पार्ट बन चुका है। यहां पर जो यूएसए जो है यहाँ पर जो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का पार्ट बन चुका है, तो उससे भी दूर रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पर आसियान कोई मेंबर नहीं है। पर लेकिन चाइना जो है वो जिस तरह की हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एक साइड में तो इन कंट्री के साथ में लड़ रहे हैं, फिलीपीन के साथ अलग लड़ रहे हैं, इसी के साथ में वियतनाम के साथ अलग लड़ रहे हैं, सब कंट्री के साथ में कोई ना कोई झड़प चल रही है साउथ चाइना सी के अंदर अगर चाइना को आप लोग देखेगा। और एक साइड में ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी इनको बातें पढ़ा रहा है, ठीक है। यानी कि एक साइड में तो लड़ रहे हैं सारी कंट्री के साथ में यहाँ पर जो भी कंट्री यहाँ पर आसियान की, और दूसरी साइड में यहाँ पर इन्हीं को बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे रिलेशन बनाएंगे, यूएसए को टैकल करेंगे। अरे पहले अपना आप तो सुधर जाओ, तुम्हारी खुद की कथनी और करनी में इतना फर्क रहता है और दूसरों को बता रहे हो, ठीक है। तो क्वाड जो है यहाँ पर इस साल अगर बात करें, ये अभी यहां पर रीजनल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहा था, तो चाइना ने भी बोला मैं भी यहां पर मिलकर काम करूंगा आप लोगों की वैक्सीन डेवलप कराने के लिए। तो इसके चलते चाइना आसियान के साथ में मिलकर काम कर रहा है और यहां पर अच्छे लेवल पर ताकि जो वेस्ट है उसको भगाया जा सके, यहां पर उसका दबदबा न रहे, ऐसी कोशिश की जा रही है। तो एशियन जो पीपल है टू अपहोल्ड जो एशियन सिक्योरिटी, ये बोला गया कि एशिया के जो लोग हैं वो एशिया की सिक्योरिटी अपने आप देखेंगे। जैसे अगर बात करें साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, तो इसके यूएसए काफी अच्छा पार्टनर है यहां पर, तो इसीलिए यहां पर इस यूएसए की काफी अच्छी खासी पकड़ है इस एरिया में, ठीक है। पर लेकिन चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि यूएसए यहां पर आए ना, वो अपने आप दादागिरी करता रहे यहां पर। तो आसियान कंट्री को वैक्सीन के बारे में बात करें तो चाइना के द्वारा पूरा कोऑपरेशन करने की बात की जा रही है, डेवलपमेंट के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी
ज्वाइंट चीजों के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो चाइना आसियान का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो इसको भी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। साउथ चाइना सी में जो चाइना की हरकतें, तो जो भी डिस्प्यूट है उसको बोल रहा है कि उसको हम लोग सुलझा लेंगे, अब तक तो सुलझाए नहीं, अब सुलझा लोगे तुम, ठीक है। वही कहते हैं ना कि जब प्रेशर पड़ता है तभी चीजें सुधरती हैं, उससे पहले नहीं सुधरती हैं। अभी अगर आप लोगों से थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं यहां पर, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप एक तरीके की, जिसमें टोटल मिलाकर 16 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट करने की बात की गई थी। 16 में से 10 तो आसियान कंट्री थी, इसी के साथ में चाइना हो गया, साउथ कोरिया और जापान हो गया, और नेक्स्ट यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया। तो यहां पर इसको बोला गया था आसियान प्लस 6 भी बोला गया था इसको यहां पर, ठीक है। पर लेकिन 6 में से 5 रह गई, क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट बनने वाला था, पर लेकिन इंडिया ने यहां से विड्रॉ कर लिया। उसके रीजन क्या थे? उसके रीजन ये थे कि इंडिया जो चाह रहा था यहां पर, अगर हम लोगों ने कल को इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो पता चला हमारी कंट्री में चाइना का माल फ्लड होने लगा, हमारी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया का किसान का जो प्रोडक्ट है बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट फ्लड होने लगे, तो हमारी कंट्री को काफी नुकसान हो जाएगा। हम लोग बोल रहे थे कि आप लोग गुड्स और सर्विस की तो बात कर रहे हैं, तो लोगों को भी आप लोग आने जाने के लिए परमिट कर दीजिए कि हमारे लोग बाहर जाकर काम कर सकें। उस पर जल्दी से सहमत हो नहीं रही थी। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि यहां पर ओरिजिन के बारे में बात करें, प्रोडक्ट बनकर आ रहा है मान लीजिए चाइना से, ठीक है, चाइना बेच दे रहा है उसको ले जाकर कहां पर, उसको बेच दे रहा है चाइना साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया से आ रहा है वो इंडिया में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साउथ कोरिया का बना हुआ माल इंडिया में आना चाहिए, यानी कि चाइना के थ्रू बेचा हुआ माल यहां पर इंडिया में आ रहा है, तो वो वाली चीजें करनी थी यहां पर, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में बात करने की बात की गई थी। अगर बात करें आसियान के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए काफी ज्यादा है। एक तो चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट काफी ज्यादा है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो एक्सेस हो पाती है ग्लोबल मार्केट की। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब है, प्रोडक्ट बनाया जाकर बेच दिया, तो बेचने के लिए लोग चाहिए ना, तो अच्छी खासी मार्केट मिल रही है फ्री में, तो क्यों ना अच्छा खासा एंजॉय करा जाए। तो ये हरकतें चाइना कर रहे हैं आप। इसी के साथ में अपॉर्चुनिटी है चाइना को इन्फ्लुएंस करने की यहां पर पर्टिकुलर एरिया में। कल को चाइना कहीं पर भी जाकर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बात रखता है, अगर आसियान कंट्री 10 की 10 एक साथ चाइना को सपोर्ट कर देंगी तो जरा सी देर में चाइना को एक अच्छा खासा सपोर्ट एज मिल जाएगी पॉजिटिव साइड में। ट्रेडिशनली अगर इसको बात करें इंडिया और आसियान के बारे में जो टाई है, ठीक है, तो देखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि यहां पर बात की जाए हमारी कंट्री की जो लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट है, ठीक है, चाइना को बैलेंस करने के लिए भी आसियान कंट्री कई बार ये सोचती है, जैसे मैंने बात की ना यहां पर सारी आसियान कंट्री ये सोच रही थी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया भी आ जाए। रीजन क्या था? क्योंकि चाइना को टक्कर अगर कोई देता है इस पर्टिकुलर रीजन में तो वो इंडिया ही है, तो इसलिए यहां पर इंडिया को सोचते हैं कि ताकि चाइना बैलेंस बना रहे यहां पर, बैलेंस करने के लिए चाइना को, वरना चाइना दादागिरी दिखाएगा। 2020 में 17th आसियान इंडियन वर्चुअल समिट जो हुई, और इसी के साथ में 8th जो यहां पर ईस्ट एशिया, ये यहां पर समिट जो इकोनॉमिक मिनिस्टर जो मीटिंग हुई यहां पर, जिसको EASEMM बोला गया यहां पर, ये तो ये सारी चीजें इंडिया मिलकर काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अलग थलग पड़ा हुआ है। तो रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, पीसफुल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा झड़प यहां पर चाइना की देखने को मिलती है। चाइना बोलता है साउथ चाइना सी पूरा मेरा है क्योंकि मेरे नाम से है, इसीलिए इंडिया भी बोलता है कि पूरा इंडियन ओशन मेरे नाम पे है तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। कई सारी जो कंट्री यहां पर वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनई चाइना के साथ में लड़ाई में चल रही है, इनके आधा आसियान तो चाइना के साथ में लड़ रहा है और ये बोल रहे हैं चाइना हमारे साथ में मिलकर काम करो। तो यहां पर चाइना का जो फैक्टर है यहां पर आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिलेशनशिप में लुक ईस्ट पॉलिसी में हम लोग काम कर ही रहे हैं काफी लंबे समय से। आज की डेट में इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, यहां पर मिलकर काम करता है। कई सारे मुद्दे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किए थे, फिर से थोड़ा सा रिविजन करा देता हूं आप लोगों को। मैंने पहले क्या पढ़ाया था एक बार अगर आप लोगों को याद चल रहा है, हमारी कंट्री के द्वारा जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड यहां पर बात की गई थी, जो बेसिकली अगर बात करें बुद्धिस्ट साइट्स के बारे में जब बात की गई इंडिया के द्वारा, तो यहां पर हमारी कंट्री में इसकी मीटिंग इनोग्रेट की गई वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, तो वो भी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। लुक ईस्ट पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं आज के डेट में, तो इसी तरीके से कर रहे हैं, जो कि पहले लुक ईस्ट थी अब हम लोगों ने इसको एक्ट ईस्ट बना दिया, तो इस तरीके से भी हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पर, ठीक है। तो ये इंडिया है यहां पर इस तरीके से जो चीजों को लेकर आगे चल रहा है, ओके। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है यहाँ पर नेशनल लेवल की न्यूज है, यहाँ पर इसमें बात करते हैं तो बात की जा रही है फास्ट जो ट्रैकिंग फ्लाइट के बारे में। एक तरीके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की बात की जा रही है। तो नीति आयोग जो क्वेश्चन पूछना मैंने, नीति आयोग और इसी के साथ में रॉकी माउंटेन जो इंस्टीट्यूट है, ये यहां पर मिलकर यहां पर जो बेसिकली RMI इंडिया न्यू रिपोर्ट निकाली गई इनको, जिसके चलते इनके द्वारा बोला गया फास्ट ट्रैकिंग जो फ्लाइट इन इंडिया, ठीक है, ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव जो गुड ट्रांसपोर्ट के बारे में यहां पर बात की गई। तो इसके चलते जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि आने जाने का जो ले जाने का सामान है उसकी जो कॉस्ट रहती है उसको डिक्रीज करने की बात इनके द्वारा की गई है। RMI जो है एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 में यहां पर बनाई गई। तो किस तरीके से सामान लाना ले जाना है
तो उसमें क्या होगा, अगर हाई कॉस्ट आ रही है लाने ले जाने के सामान को, तो सामान की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो यहां पर एक तरीके से महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर लाने ले जाने में कॉस्ट लग गई तो वो भी कॉस्ट कटेगी ना। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखने को मिलेगा, एयर पोल्यूशन देखने को मिलेगा सिटीज के अंदर, तो कैसे कम करना है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर किसी भी तरीके से हम लोग कम कर पाते हैं तो इंडिया के अंदर पोटेंशियल है कम करने का। तो सबसे पहले तो हम लोग लगभग जो बात की जा रही है, रिड्यूस करना है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है यहां पर 4% हमारी कंट्री की जीडीपी का, यानी कि 4% ये करीब जो है जीडीपी का अगर बात करें तो लाने ले जाने में ही खर्चा हो जाता है सामानों को, तो उसको कैसे कम करना है। अगर इसको अचीव कर पाते हैं तो 10 जो गीगा टन आज के डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको हम लोग कम कर पाएंगे, तो इसके चलते इन्वायरमेंट पर काफी ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है वो कम होगा। नेक्स्ट बात करें नाइट्रस जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है यहां पर, और इसी के साथ में पार्टिकुलेट मैटर पीएम जिसको बोलते हैं, ये एमिशन जो 35% तक और 28% तक यहां पर कम हो जाएगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड 35% और जो पार्टिकुलर मैटर 28% तक कम हो जाएगा 2050 तक का, अगर हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो इंडिया जो है यहां पर अभी फिलहाल अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है 2050 तक का काफी कुछ हम लोग अचीव कर पाएंगे। और 400 मिलियन के करीब जो सिटीजन है, आप लोग को पता है आज के डेट में, आप लोग भी सोचते होंगे यार सिटी में चलकर रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर अच्छी खासी पढ़ाई, अच्छी खासी हेल्थ की सर्विस, इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट सर्विस, या फिर काम करने की भी बात आए तो काम भी आसपास मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। तो यहां पर सिटीज में लोग ट्रांसफर हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि 400 मिलियन के करीब जो लोग हैं आने वाले टाइम में सिटीज में आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में बात करें यहां पर कि अगर आज की डेट में अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जाए तो इफिशिएंट रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है यहां पर लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के बारे में, शिफ्ट किया जाएगा जो यहां पर इलेक्ट्रिक और क्लीन फ्यूल के चलते। तो कहने का मतलब है कि तरीके भी बताए जा रहे हैं कैसे कैसे आप लोग अचीव कर सकते हो। रेल के थ्रू ले जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि आसानी से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग कम कर पाएंगे, तो ज्यादा हम लोग बेसिकली जो आज के डेट में ना कि पोल्यूशन फैलाने वाली चीजें उसको कम कर पाएंगे। अगर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मेंटेन रख पाते हैं तो क्लीन इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है, क्लीन फ्यूल सोलर एनर्जी के थ्रू यूज कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन अगर यहां पर कर पाते हैं तो यहां पर 311 लाख करोड़ रुपए जो हैं आने वाले नेक्स्ट जो 3 डिकेड के अंदर यहां पर हम लोग काफी हेल्प मिलेगी, इन चीजों को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह कि चीजें अगर इंप्लीमेंट होती है तो सॉल्यूशन काफी अच्छे हैं। तो इसके चलते ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो मोस्ट जो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, इफिशिएंट रहेगा और क्लीनर रहेगा। यानी कि जो ट्रक यहां पर पहले यूज करता था जो यहां पर पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह, तो अब यहां पर क्या है सीएनजी वगैरह यूज किया करिए उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन यूज करिए, तो दोनों चीजें देखने को मिलेगी। आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और डिजिटल इंडिया के थ्रू भी काम होता आप लोगों को नजर आएगा। मेक इन इंडिया हो गए, इनके थ्रू काम करिए। कहने का मतलब यह कि अगर आज के डेट में हम लोग अगर मान लीजिए डीजल यूज कर रहे हैं तो हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से, तब यूज कर रहे हैं, ठीक है। लगभग हमारी कंट्री में 80% से ऊपर जो है हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर हम लोग कुछ अपनी ही कंट्री में जैसे कि अगर बात की जाए इथेनॉल का यूज करने लगे, हाइड्रोजन, सीएनजी, ये सब चीजें यूज करने लगे, तो हम लोगों की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इंक्रीज करना है रेल का नेटवर्क ताकि हम लोग ज्यादातर जो तेल के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे। इसी के साथ में एक ट्रांसपोर्ट का मॉडल से डेवलप करना है। वेयर हाउस जो यहाँ पर ट्रकिंग जो बेसिकली अगर बात करें उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए, वो खराब भी ना हो। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टेक्नोलॉजी एडेप्शन देखने को मिलेगा और स्टिक जो फ्यूल पॉलिसी है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि पोल्यूशन भी न देखने को मिले। तो सॉल्यूशन तो है, इनोवेटिव चीजें स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है, लॉजिस्टिक इनोवेशन करना पड़ेगा, कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, एशिया पैसिफिक रीजन में कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो तरीके तो हैं पर लेकिन उसी के लिए टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। तो वही सारी बातें यहां पर देखी जा रही है। तो दिखाना यहां पर कि एक तो रोड के थ्रू जा रहा है सामान, ठीक है, एयर के थ्रू जा रहा है, पानी के थ्रू जा रहा है, या फिर रेलवे के थ्रू आप लोग बोल लीजिए। तो ये सारी तरीके जो हैं इसको अगर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और काम कर भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी फिलहाल हमारी कंट्री में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, यानी कि रेल ऐसी चलाई जाएंगी जो सामान ही लेकर जाएंगी। वरना क्या होता है, पैसेंजर ट्रेन आती है तो उसको बेचारी को साइड में कर देते हैं रेलवे, जो यहाँ पर सामान ले जाने वाली ट्रेन है उसको वेट करना पड़ता है, वो चीजें नहीं रहेगी। ई वे बिल का सिस्टम किया जा रहा है, अभी फास्ट टैग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जो हमारी कंट्री में एक फेम करके स्कीम लाई गई थी अभी रिसेंटली, आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो हाइब्रिड चीजों के लेकर यहां पर बात की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। तो आने वाले टाइम में हम लोग अभी भारत स्टेज जो 6 के बारे में बात की, वो भी एक इंपॉर्टेंट फंडा आप लोग देखते हैं। तो बहुत सारे एरिया में काम कर रहे हैं पर लेकिन वही है कि इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा लेट चल रही है, तो इसके चलते ये चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है स्टेट न्यूज के बारे में बात की जा रही है, और क्या न्यूज है ये समझ लेते हैं। यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है आसाम से निकलकर। तो आसाम में यहां पर जो दिंग जो पटकई नेशनल पार्क है वो एक नया नेशनल पार्क बना दिया गया, 7वां, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो दिंग पटकई नेशनल पार्क 7वां नेशनल पार्क बन गया। तो इसके चलते आज की डेट में आसाम जो है तीसरे नंबर पर आ गया है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, जहां 7 नेशनल पार्क है यहां पर। ये
तो ये जो यहाँ पर अभी देखने को मिला, इसको बेसिकली यहाँ पर रायमोना जो रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां से क्रिएट किया गया आसाम के अंदर कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर 6 नेशनल पार्क था और यहाँ पर इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पर जो बात करें दींग पटकई नेशनल पार्क यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर जयपुर रेन फॉरेस्ट के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, इसको वो भी बोला जाता था। इसी के साथ में दींग पटकई एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट यहाँ पर बात की है तो ये वो एरिया है जहां पर काफी कोयला और ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आसाम के अंदर, जैसे कि डिब्रूगढ़ हो गया, तिनसुकिया हो गया। जो आसाम से आते हैं उनको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। तो स्टेट पीसीएस के लिए तो और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया, ठीक है, ओल्ड रिफाइनरी फॉर ऑफ एशिया, और इन्हीं के साथ में डिगबोई में बात करिए, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ओल्डेस्ट रिफाइनरी, ठीक है, तेल रिफाइन करने वाली। इसी के साथ में बात की जाए तो कोल माइनिंग जो है यहाँ पर लिडो लोकेटेड है नियर, यहां पर अगर बात की जाए एट लिडो, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एरिया अगर ये बात करें पर्टिकुलर तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दिंग पटकई, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये हो गया आसाम अपनी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में। क्या इसके बारे में कुछ और बातें, तो जो दिंग है यहाँ पर ये बेसिकली जो नेम रखा गया है रिवर के नाम पर यहाँ पर ये, ठीक है, पटकई जो है वो हिल का नाम है, यानी कि दिंग है वो है नदी का नाम, पटकई जो है वो हिल का नाम, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये है लो लैंड रेन एरिया देखने को मिलेगा, बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, और ओनली सेंचुरी है जहां पर जैसे कई सारी सेवरल डिफरेंट स्पीसीज हो गए, जैसे टाइगर लेपर्ड, इसी के साथ में क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, तो ये सारी लेपर्ड कैट हो गया, गोल्डन कैट हो गया, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो कई सारे नाम है, रटने नहीं है बेसिकली, पर पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में अगर बात करें, आसाम में तीसरे नंबर पर 7 नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 12 नेशनल पार्क है। अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पर है जहां 9 नेशनल पार्क है। तो यहां पर मध्य प्रदेश में है टोटल 12, अंडमान निकोबार में है टोटल 9, और आसाम के अंदर है टोटल मिलाकर कितने, 7 नेशनल पार्क आज के डेट में। तो ये तीनों टॉप हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। अभी आसाम के अंदर बात करें अगर हम लोग यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर, तो एक तो यही हो गया यहाँ पर दींग पटकई, एक हो गया यहाँ पर ये है बेसिकली रायमोना, ठीक है, एक है काजीरंगा, एक है मानस, एक है यहाँ पर नामेरी, एक है ओरांग, एक है दिब्रू सिको। तो ये देखने को मिलेगा। इनमें काजीरंगा और जो मानस है इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट इसको बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट। अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है आप लोगों को देखनी है तो उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, तो जाकर आप लोग देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोग को नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफी, यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये अभी ट्रेंड जो है 2021 ये प्रस्तुत किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा सीधा सीधा बिना कोई झक मारे कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ILO बोलते हो, यानी कि एलो, ठीक है, एलो भैया ये भी काम हो गया, ऐसे नहीं बोलते तो पता होना चाहिए बस थोड़ा सा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक ट्रेंड जो है 2021 प्रस्तुत किया गया। तो बोला गया कि 100 जो मिलियन के करीब जो लोग हैं अगर बात करें वो यहाँ पर आज के डेट में पुअर्टी यानी कि गरीबी में जाते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं पेंडेमिक के चलते, ठीक है। 100 मिलियन बोला गया। 100 मिलियन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 1000 अगर बात करें तो 1000 लाख हो गए। 1000 लाख का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 10 करोड़ के करीब लोग बोले गए हैं। तो यानी कि 10 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। 75 मिलियन जो जॉब है वो भी यहां पर कम हो रही है। इसी के साथ में एडिशनल 108 मिलियन के करीब वर्क जो है यहां पर एक तरीके से जो वर्कर हैं वो आज के में एक्सट्रीमली मॉडरेटली पॉवर्टी में पहुंचे, यानी कि एक तो गरीबी इतनी हो गई कि एक टाइम खाना मिल रहा है, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल रही है। नॉर्मली ये याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अगर पूछे कि गरीबी का इंडेक्स क्या है तो वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि अगर $3.2 से कम कमाता है अगर एक दिन में पर्सन, तो वो यहां पर गरीब कैटेगरी में आ जाता है। उसकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है यहां पर अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए, जैसे कि $3 के बारे में अगर बात की जाए तो $3 यहां पर 70 रुपए का अगर डॉलर लगा जाए तो 7 या 21 तो लगभग 240, 250 या 260 के फेर में आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये डॉलर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो यहां पर डॉलर में ही बात की जा रही है कि $3.2 अगर कमाता है पर डे, ठीक है। इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर आज के डेट में बात करें 74 होगा, 73 होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इतनी इनकी कैपेसिटी अगर इससे कम हो जाती है तो इसका मतलब है गरीबी रेखा के नीचे चली गई चीजें, अब थोड़ा कुछ काम कर लेना चाहिए। तो ये बताई गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जेनेवा में इसका स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, ठीक है। फाउंड किया गया था पेरिस जो पीस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरेशन में 1919 में, और जो डायरेक्टर है इसके यहाँ पर आज के में है गाय राइडर, ठीक है। तो यहां पर ये जो बेसिकली 11 अप्रैल 1919 में, यानी कि 102 साल पूरे हो गए हैं। याद रखिएगा 2019 में इसको 100 साल पूरे हो गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए। पापा कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का बच्चा है ये, ओके। आगे अगर बात करूं आप लोगों से,
अभी फिलहाल मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो 8 घंटे जॉब करता था, अब वो क्या कर रहा है, उसको यहां पर ओनली 6 घंटे ही काम दिया जा रहा है या फिर 4 घंटे ही काम मिल रहा है, तो 4 घंटे उसके घट गए, अब उसकी सैलरी भी आधी हो गई, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि जो लॉस्ट हो गए वर्किंग आवर जो इकोनॉमी के अंदर जब लॉकडाउन चल रहा है इसके चलते, तो यहां पर जो जॉब एक तरीके से जो यहां पर जॉब कर रहे थे, ठीक है, तो उनके वर्किंग आवर कट कर दिए गए काफी लार्ज स्केल पर। तो बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल वर्किंग आवर जो है वो 8.8 वर्किंग आवर कट कर दिए गए। इसका मतलब ये है कि फुल टाइम 255 मिलियन के करीब फुल जॉब अगर बोले उनको, तो उसके इक्विवेलेंट यहां पर लोगों के पास में जॉब नहीं है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन 8 घंटे काम कर रहा था, ठीक है, तो अब वो 4 घंटे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए यहां पर, अगर यहां पर दूसरा पर्सन भी यहां पर 8 घंटे काम कर रहा था, वो भी 4 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि एक इंसान की जॉब खा गए 2 इंसान मिलकर, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से 2 इंसान जो है यहां पर वो क्या कर रहे हैं आज के में 4-4 घंटे काम कर रहे हैं। तो पहले एक इंसान 8 घंटे काम करता था, अब यहां पर एक ही इंसान जितना काम करता था पहले, अब 2 इंसान उतना काम कर रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो काम होता था वो काफी कम यहां पर घट गया, और इतना घट गया जितना 255 के करीब मिलियन जो लोग किया करते थे। ऐसा आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी जो यहां पर अगर बात की जाए 2019 में यहां पर प्री पेंडेमिक 5.4 था यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब 6.3 हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। हमारी कंट्री में तो घटा ही हुआ है, यहां पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है। और अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ा है इसका, क्योंकि महिलाओं तो यहां पर बच्चों की केयर कर रही है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो सारी चीजें, बाकी घर में कोई बुजुर्ग है उसके बारे में ध्यान रख रही है। तो यहां पर अगर वुमेन महिला के बारे में बात करें तो 5%, और अगर मेल के बारे में बात करें तो 3.9% के करीब आप लोग यहां पर कटौती देखने को मिलेगी। बाकी अगर और कुछ बातें करें यहां पर रिकमेंडेशन क्या की गई है, तो सबसे पहले तो प्रिवेंट करना है लॉन्ग लास्टिंग जो डैमेज चल रहा है उसको रोकना है, ठीक है, इंश्योर करना है जो वैक्सीन है ताकि मिल सके, फिर से चीजें नॉर्मल हो सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए डेवलपिंग कंट्री को जहां चीजें बर्बाद हो चुकी हैं, ठीक है, जो डेट उनके ऊपर उधारी है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम लाया जाए, जिसके पास में पैसा नहीं है उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। तो कई सारी ऐसी चीजें जो कि सॉल्यूशन निकाल सकती हैं, पर लेकिन मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये थी बातें, आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है चिकन के बारे में, यानी कि मुर्गे के बारे में। क्या चल रहा है यहाँ पर, अभी एक वायरस देखने को मिला H10N3, ये स्ट्रेन देखने को मिली, और चाइना में यहाँ पर एक पर्सन की जान भी गई इसके चलते। तो इसको यहाँ पर जो बेसिकली चाइना के अंदर अगर आप लोग बात करें जिसकी वजह से जान गई, तो यहाँ पर है जियांगशु, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रोविंस है, प्रोविंस बोलते हैं राज्य, जैसे हमारी कंट्री में 28 राज्य है ना, तो हम लोग बोलने लगे 28 प्रोविंस है, तो चाइना के अंदर ये प्रोविंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो H10N3 जो है यहाँ पर, ये एक तरीका सब टाइप जो यहाँ पर स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जिसको बेसिकली बर्ड फ्लू भी आप लोग बोलते हैं कॉमनली। तो ये यहां पर आप लोगों को एक लो पैथोजन देखने को मिलेगा, यानी कि लो, इसके ताकत ज्यादा नहीं है यहां पर, ये तो लेस ये सीवियर है, ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, और ज्यादा रिस्की भी नहीं है, ज्यादा फैलता भी नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी यहां पर बात करें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू, सिमिलर जैसे कि फ्लू होता है या फिर कोविड-19 होता है उसके थ्रू इसी तरीके से भी फैलता है। तो यहां पर नोट ए वेरी कॉमन वायरस, ये बहुत कॉमन वायरस नहीं है, ठीक है। अगर बात करें 160 जो यहां पर आइसोलेट ऑफ वायरस जो अगर बात की जाए इसके अंदर, तो यहां पर रिपोर्ट किए गए यहां पर लास्ट मतलब 40 ईयर में, यानी कि लगभग 40 ईयर में इतने सारे यहां पर रिपोर्ट किए गए, ठीक है। तो अब तक यहां पर कोई ज्यादा इसका दिक्कत देखने को नहीं मिली है, तो ज्यादा बर्डन नहीं है, पर हाँ फिर भी अगर चीजें हैं तो पता हमको उसके बारे में होना चाहिए। चाइना के अंदर डिफरेंट तरीके की स्ट्रेन क्यों देखने को मिलती है, यहां पर कई बार आप लोगों ने देखा H7N9 था यहां पर, उसमें भी यहां पर 300 के करीब लोगों की जान गई 2016-17 में। तो बर्ड फ्लू को एवियन जो इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। नॉर्मली चाइना के अंदर कई तरीके के जीव जंतु खाए जाते हैं काफी लार्ज स्केल पर, कई बार उनको पकाते हैं, कई बार नहीं पकाते हैं, और भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे फूड के टाइम से यूज करें, पालने के यानी कि पाल रहे हैं तो बीमारी लग जाती है, वाइल्ड जो बर्ड है उनसे भी बीमारी लग जाती है, ठीक है। कोई फल फ्रूट खाया, हम लोगों ने फल फ्रूट खा लिया उठा के, कहते नहीं पहले कि अमरूद खाया करते, तोते ने खा लिया तो मीठा होगा यार ये तो, ठीक है, वो वाली बातें हैं बेसिकली। तो उसकी वजह से तोते का खाया हुआ मत खाना, पता चला तोता क्या क्या खा के आ रहे हैं। तो इस तरीके से कोई ऐसा फल खा लिया किसी ऐसे जिन जानवर ने खा रखा था पहले, तो फिर तोते ने कहीं से उसको कहीं पे पहुंचा दिया। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर ओकेजनली बात करें यहाँ पर जो ह्यूमन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एवियन इन्फ्लुएंजा के कांटेक्ट में आते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सेपरेट रख पाएंगे इनको, तो ये सारी चीजें चलती ही रहती हैं, ये लाइफ का पार्ट बन चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो मास मीडिया कॉर्पोरेशन के बारे में बात की जा रही है। तो अभी अगर बात करें यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया एक एग्रीमेंट, जिसमें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग मास मीडिया कॉर्पोरेशन करेंगे, यानी कि मीडिया जो है मिलकर काम करेंगे एक दूसरे कंट्री के साथ में, तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इससे फेवरेबल एक म्यूचुअल एक ट्रस्ट बनेगा कंट्री के बीच में, ठीक है, वाया मास मीडिया। इसी के साथ में यहाँ पर जो लोगों को जॉब भी मिलेगी, कॉर्पोरेशन रहेगा, तो यहाँ पर मीडिया के अंदर रिलेवेंट जो मिनिस्ट्री है, एजेंसीज है, वो भी मिलकर अच्छे से काम करेगी। तो कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, प्रोफेशनल जो जर्नलिज्म है उसके बीच में, यानी कि जो जर्नलिस्ट जो पत्रकारिता है, टेलीविजन रेडियो में जो पत्रकारिता चल रही है, ठीक है, मीडिया प्रोफेशनल की ट्रेनिंग बढ़ेगी यहाँ पर, तो साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन बढ़ेगा इस फील्ड में, तो ये अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट होगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।
यूरेशियन पॉलिटिकल, ये इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन क्यों बोला है? जिसमें यूरोप और एशिया दोनों आ जाते हैं। अब यूरोप कौन है यहाँ पर? वो है रसिया। रसिया यूरोप का भी पार्ट है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूरेशियन जो ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पर पीस सिक्योरिटी के लिए बात करते हैं। जैसे अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही संघाई कॉर्पोरेशन को एशिया का नेटो भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्रिएट की गई थी 2001 में। संघाई कॉर्पोरेशन जो चार्टर है साइन किया गया था 2002 में, फोर्स में आया था 2003 में। संघाई कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज, ठीक है। आज के डेट में अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान ये मेंबर है। इसके टोटल मिलाकर 8, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो आज ही आप लोगों को देखने को मिलती रहती है, मेंबर्स के पास में जाती रहती है। अभी फिलहाल कौन है? ये यहाँ पर तजाकिस्तान। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब उनके द्वारा पहली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन एग्जीबिशन शेयर ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट में यहाँ पर ये बेसिकली एंजॉय की गई थी, ठीक है। तो बेसिक चीजें हो गई, तो आप लोग याद रखिएगा। तो 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले तो एक मोटिवेशनल कोट देखी, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी जानी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर क्या क्या बातें मेंशन थी। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में? वोकेशनल ट्रेनिंग और वो सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने इडेबल जो ऑयल है उसके बारे में समझा। हम लोगों ने कैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ा सकते हैं, खासकर जो वाटरवेज के थ्रू, वो समझा। नामीबिया और जो जर्मनी की चीजें समझी, पेड़ कटने से कैंपेयर पड़ रहा है वो कुछ चीजें समझी। इंटरनेशनल में चाइना और आसियान क्या इनको बेसिकली होने के पार्ट पड़ा रही है वो समझा। इसी के साथ में कैसे हम लोग अपना आने जाने का सामान वो सही लेवल पर पहुंचा सकते हैं और कैसे खर्चा कम कर सकते हैं वो समझा। कहां पर कितने नेशनल पार्क है और कहां पर सबसे ज्यादा, कहां पर सबसे कम, वो समझा। ट्रेंड जो इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पर ये देखा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की चीजें देखने को मिली वो सारी चीजें समझी। साइंस और टेक्नोलॉजी में यहाँ पर H10 जो है N3 के बारे में हम लोगों ने समझा। चाइना के अंदर हरकतें देखने को मिली। और मास मीडिया के बारे में बात करें तो चाइना से रिलेटेड यहाँ पर ये बेसिकली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये चीजें थी। तो ये था डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। वोकेशनल ट्रेनिंग कहां पर आती है? ये कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में, ये बताना है। ठीक बात की जा रही है यहाँ पर चाइना में किसको, यहाँ पर चाइना का स्पेस स्टेशन डिलीवरी गाय बोला जाता है, ये बताइए। ये रिवर जो है जिसका नाम है यहाँ पर महादेई, ये किसकी लाइफ लाइन बोली जाती है? राज्य की, ये बताना है। नामीबिया में किसके द्वारा जिनोसाइड किया गया था? ये बताइए। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है मिलकर यहाँ पर जो बेसिकली फास्ट ट्रैकिंग फ्लाइट जो इंडिया ए रोड मैप टू क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव रूट ट्रांसपोर्ट की बात की गई। आसाम के अंदर टोटल कौन सा अभी नेशनल पार्क, यहाँ पर 7वां नेशनल पार्क बना है और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? हमारी कंट्री में। बात करनी है वर्ल्ड जो इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन है यहाँ पर कंट्री जो कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन 2021-22 में। इसी के साथ में जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड एग्जीबिशन था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एक क्वेश्चन है जो कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आइए थोड़ा सा हिम्मत और करिए और अभी यहां पर बात कर लेते हैं जो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर आर्टिकल जो कौन सा रिलेटेड है, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। CARA की फुल फॉर्म बताइए, जो बच्चों को अडेप्ट करना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम आएगी। YUVA, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। आप लोग अगर एक किताब लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? कोर्ट के द्वारा कौन सा केस था 2018 में जिसे बोला गया कि आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए, और कौन सा आर्टिकल है जो यहां पर राइट देता है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब किसके बारे में बात करें तो चीफ सेक्रेटरी कौन यहां पर वेस्ट बंगाल के, उनको अभी पकड़ा गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा, किस एक्ट के थ्रू ये बताना है। 1000 के करीब यहां पर रैंक देखने को मिल रही है। अभी 1000 के अंदर रैंकिंग में आ गई हमारी एक यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताइए। ये QS जो वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, जो कि वीनस के लिए था। 2024 में हमारा ये इनिशिएटिव पहुंचना है। तो ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, थोड़ा रिवीजन हो जाए 24 घंटे के अंदर अंदर तो लंबे समय तक चीजें याद रह जाती हैं। बात कर लेते हैं आर्टिकल 324 से, यहां पर ये बेसिकली जो बात करते हैं CARA सेंट्रल एडेप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बोलते हैं। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ये ऑथर, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर 30 साल से नीचे की आपकी एज है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कीजिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर ये है स्वैपनिल, जो त्रिपाठी का केस था यहाँ पर 2018 में, इसने बोला लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, और आर्टिकल 21 यहाँ पर ये हमको हक देता है। 51 जो सेक्शन है यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसके तहत वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यहाँ पर QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई है, क्योंकि इंजीनियरिंग भी इसके द्वारा स्टार्ट की गई, इसलिए यहाँ पर ये रैंकिंग में आ गई है। इंडिया का जो इनिशिएटिव है यहाँ पर ये शुक्रयान, वीनस के लिए शुक्रयान है, 2024 में ये यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, सारी PDF यहाँ पर इकट्ठे मिल जाएगी, और मेरे साथ आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा, 10 में से कितने मार्क्स देंगे, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आप लोगों को जरूर इसको एक फीडबैक देकर जाइएगा। और अगर पसंद नहीं
नहीं आता है लेक्चर तो डिसलाइक करके जरूर जाइएगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।